Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओनली आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन को, जिसे हम कर रहे हैं उड़ान 500 प्लस मैगजीन से। इकोनॉमी की ये सीरीज है हमारी और यहाँ पे हम लास्ट बात कर चुके थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तक। पार्ट 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। देखिए ड्यू टू सम हेल्थ इशू वीडियो अभी आपकी 1-2 दिन का लैग हो गया है, बट यहाँ पे अभी मैं छोटी छोटी वीडियो बना के क्या करूंगी ना, आई विल मर्ज द वीडियो सो दैट आप एक साथ देख लें, क्योंकि कंप्लीट करनी है। द अल्टीमेट पर्पज इज टू कंप्लीट। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना के यहाँ पे कोशिश करूंगी कि मैं उनको क्या कर दूं, मैं उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं सो दैट आप एक बार उनको देख लें। अगला टॉपिक हमारा है आईपीओ एंड एफपीओ। सीधा बात करते हैं आईपीओ एंड एफपीओ की। जब हम बात करते हैं तो आईपीओ मैंने आपको बताया था होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई कंपनी अभी तक वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के पास, बट वो फर्स्ट टाइम अपने आप को लिस्ट करा रही है, वो फर्स्ट टाइम अपने आप को लिस्ट करा रही है, फर्स्ट टाइम लिस्ट कराएगी। उसके बाद जब शेयर इशू करेगी तो वेरी ऑब्वियसली वो भी पहली बार ही इशू करेगी। तो जब वो लिस्ट कराने के बाद पहली बार अपने शेयर इशू करती है तो उन शेयर को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप शुरुआत में पब्लिक को क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो शेयर को, राइट। और एफपीओ की बात करती है तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, राइट, कोई ऑलरेडी लिस्टेड है, मान के चलिए ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो अपनी एडिशनल शेयर इशू कर रही है। अब शेयर हम इशू क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आए और हमारी इक्विटी में पैसा लगाएं, हमें फंड दे यूज करने के लिए। देखिए इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट फ्री होती है। जब आप डेप्ट में पैसा मांगते हो ना, जब आप किसी से उधार मांग रहे हो, पब्लिक से बोल रहे हो मेरे डिबेंचर्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह परचेज करो, तो एक तो आपको उसको मैच्योरिटी पे वापस करना है, प्लस आपको उसका इंटरेस्ट भी देना ही देना पड़ता है, राइट। ये आउटसाइडर मनी है और इस पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। बट इक्विटी पे हम लोग डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट के केस में, जब प्रॉफिट होता है, बिकॉज यार इक्विटी होल्डर्स आर कंसीडर्ड एज अ शेयर होल्डर आर कंसीडर्ड एज अ ओनर। उतने पार्ट के लिए जितने शेयर उन्होंने खरीदे हैं तो वो ओनर कहलाते हैं और उनको रिटर्न में डिविडेंड दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट व्हेनेवर प्रॉफिट इज हैपन, राइट। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। तो ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है वो एग्जिस्टिंग कंपनी, और पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। हो सकता है मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हो सकता है मुझे पैसे की जरूरत है क्योंकि मेरे ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा था, मुझे उनकी इंटरेस्ट रीपेमेंट करनी है, डेप्ट को रीपे करना है, तो भी मैंने इक्विटी इशू कर दी ताकि डेप्ट को रीपे कर पाऊं। या फिर बिजनेस का एक्सपेंशन या कोई भी और रीजन है, आपको पैसा चाहिए अपने फंड अपने बिजनेस के लिए, तो आप यहाँ पे शेयर इशू करते हो। तो सिंपल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है जब कंपनी लिस्टेड हुई है स्टॉक एक्सचेंज में और शेयर इशू कर रही है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे कंपनी जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में और नए अपने एडिशनल शेयर इशू कर रही है। पर्पस क्या होता है? पर्पस दोनों में आप सेम ही लिख सकते हो। पर्पस ऐसे एग्जाम में हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपको बस फर्स्ट टाइम और एग्जिस्टिंग कंपनी ये ध्यान रखनी है। या तो आपको एक्सपेंशन करना है शुरुआत में अपनी कंपनी का, अपना उधार रीपे करना है, या कोई और पर्पस। सेम बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, रीपे करना है, या कोई और रीजन। कौन इशू कर सकता है? एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक हो रही है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मतलब पब्लिक होने का मतलब क्या है? लिस्ट करा के अपने शेयर पब्लिक के बीच में पहली बार रख रही है। ये कौन कर सकता है? अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ऑलरेडी लिस्टेड है वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करती है। टाइमिंग क्या होती है? जब भी कंपनी पब्लिक में जाने के लिए रेडी है, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप को रजिस्टर कराएगी और पब्लिक में शेयर इशू कर देगी। और ये तो आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, राइट। ये तो आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड हो। सो दिस इज अबाउट आईपीओ एंड एफपीओ। क्लियर? यहाँ पे ग्रीन इशू ऑप्शन और ओवर अलॉटमेंट प्रोविजन क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ओवर अलॉटमेंट क्या होता है? जब मैंने 1000 शेयर इशू करे लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 1500, मैंने शेयर 1000 इशू करे हैं लेकिन 1500 एप्लीकेशन आ गई, 500 मुझे ज्यादा यहाँ पे लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो ग्रीन शू ऑप्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पहली बार इस तरीके का ये कंसेप्ट यूज करा था, तब से हमने इसको नाम दे दिया ग्रीन शू ऑप्शन। यहाँ पे क्या करा जाता है? यहाँ पे आप क्या करते हो कि 1000 तो हमारे पास थे, 500 रुपए आप पहले पब्लिक में शेयर लाने से पहले आप अपने प्रमोटर्स को भी तो शेयर देते हो ना। आपके जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी की स्टैब्लिशमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट वगैरह लेने तक कंपनी को के लिए वर्क करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज प्रमोटर, दे आल्सो हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर। तो क्या होता है कि अंडर राइटर्स जो होते हैं हमारे, वो प्रमोटर से शेयर ले लेते हैं और आगे इन पब्लिक को दे देते हैं। अब पब्लिक को क्या मतलब कि मुझे अंडर राइटर ने दिए हैं, प्रमोटर से लेके दिए हैं, कंपनी का शेयर है, उन्हें तो बस ये पता है, राइट। और बाद में आप क्या करते हो? बाद में आप इनको क्या कर दोगे? बाद में प्रमोटर कैन रिटर्न या ऑफर फॉर सेल इनको दे दिया जाता है। तो ग्रीन शू को वो ओवर अलॉटमेंट प्रोविजन भी बोलते हैं। और ग्रीन शू ऑप्शन हम यूज कब करते हैं? ओनली जब ओवर अलॉटमेंट हो। ये कंसेप्ट याद रखना है। ग्रीन शू ऑप्शन यूज करा जाता है जब ओवर अलॉटमेंट हो, मतलब 1000 शेयर मैंने इशू करे थे और 1500 की एप्लीकेशन आ गई। 1000 पे अगर 900 ही एप्लीकेशन आई है तो ये आप यूज नहीं करते हो। तो अ कंपनी गोइंग पब्लिक ऑप्ट फॉर आईपीओ विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर कॉल्ड
कॉल्ड सॉरी अंडरराइटर्स बोलते हैं, जिन्हें हम ग्रीन शू ऑप्शन के थ्रू अंडरराइटर जो है वो एडिशनल 15% ही ऑप्ट कर सकते हैं आईपीओ का। जितना आपने इशू करा उसका 15% तक ही वो पब्लिक की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। ऑफर फॉर सेल क्या है? जहां पे आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है किसी भी लिस्टेड कंपनी के, कोई कंपनी लिस्टेड है, उसके शेयर किसी ने खरीद रखे हैं, और वो भी ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर है। ये नहीं कि 1-2 शेयर है, जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर है, जिनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं, राइट। या तो वो अपने सेल करें, मैंने बताया सेल करेंगे, डाइल्यूट करेंगे अपनी होल्डिंग, मतलब उसको नल करेंगे एक्सचेंज करके। क्लियर? यहाँ पे इनके बदले इनको कोई नया शेयर नहीं दिया जाता है। डन। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अगला आप देखिए, अगला टॉपिक है फ्रेमवर्क फॉर सर्विलियंस लैप्स पेनल्टी। सर्विलियंस क्या होता है? किसी पे नजर रखना, किसी को सुपरवाइज करना, किसी पे नजर रखना, किसी को सुपरवाइज करना। तो यहाँ पे बात की गई है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है एक फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल देखिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, इन पे नजर रखने की बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है या पेनल्टी के रेट थोड़े से चेंज किए गए हैं, राइट। यहाँ पे क्या किया गया है, पेनल्टी के रेट थोड़े से चेंज किए गए हैं। दैट्स व्हाई ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आ गया है कि आपके कुछ पेनल्टी के रेट को कर दिया गया है चेंज। अब ये हुआ क्या है, क्या यहाँ पे करा गया है, थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कैटेगरी डिजाइन की गई है, अलग अलग कैटेगरी डिजाइन की गई है। यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में जो प्रोविजन है पेनल्टी लगाने का वो 1 लाख से 1 करोड़ तक कर दिया गया है फॉर द सर्विलियंस लैप्स। देखिए, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है तो उसको लैप सर्विलियंस लैप्स 1 माना जाएगा, फिर 2 माना जाएगा, फिर 3 माना जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट सर्विलियंस जो है वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन करते हैं ताकि वो मॉनिटर कर सके कि जो सिक्योरिटी मार्केट्स वगैरह है, जो सिक्योरिटीज मार्केट में जा रही है, वो प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके जा रही है या नहीं जा रही है। क्यों देखा जाता है, क्यों सुपरवाइज किया जाता है? ताकि मार्केट में इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सबके राइट प्रोटेक्ट रह सके। ये जो नया फ्रेमवर्क, जो नए रेट पेनल्टी आई थी 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल कर दी गई थी। यहाँ पे आप डिटेक्ट करोगे कि क्या गड़बड़ हो रही है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, पहचानोगे और प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे। क्या अगर कोई मैनिपुलेटिव, एब्यूजिव या इलीगल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो रही है सिक्योरिटी मार्केट में, तो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर वैसे भी सेबी है, तो ये सब सेबी के अंडर जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखोगे कि आप क्यों कर रहे हो ये काम, ताकि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फेयरनेस एंड एक्यूरेसी मेंटेन रह सके। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ये सर्विलियंस एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली पब्लिक सेक्टर ही इसे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको मॉनिटर करनी है मार्केट एक्टिविटी को। कुछ गड़बड़ एक्टिविटी आपके सामने आ रही है तो उसे रिपोर्ट करो, और मार्केट के जो इंटरमीडिएरीज है, जो इन बिटवीन मिडल मैन होते हैं, उनके भी जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके चलो, उसमें भी कोई मिसकंडक्ट है तो भी आप उसको सर्विलियंस लैप्स मानोगे। सर्विलियंस लैप्स होता कब है, जब ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है ये सर्विलियंस प्रॉपर नहीं कर पाए, या तो ये प्रॉपर गड़बड़ डिटेक्ट नहीं कर पाए, या इनकी नजर में आई तो ये प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो जब इनके पार्ट पे कोई गड़बड़ हो जाती है, मतलब सुपरविजन में गड़बड़ है, जैसे आपने मुझे सुपरवाइज करने का काम दिया और मैं कहीं पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेस्ट ले रही हूँ और वहां पे कोई मिसकंडक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल चीटिंग हो रही है या बच्चों में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्लैश हो गया, तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, क्योंकि वहां सर्विलियंस सुपरविजन का काम मेरा था। तो वो चीज मैं उस चीज को करने में मैं फेल हो जाऊंगी सर्विलियंस एक्टिविटी को, तो उसे सर्विलियंस लैप्स कहते हैं। या तो आपने प्रॉपर डिटेक्ट नहीं किया, या फिर आपने रिपोर्ट नहीं करा प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने थे। तो उस केस में भैया आपकी गड़बड़ है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की गड़बड़ है, तो आप पे लगेगी पेनल्टी। अगर आपने पहली बार अगर आपने कोई लैप्स करा है, पहली बार आपसे गलती हुई है और आपका रेवेन्यू लेस देन 300 करोड़ है, तो 1 लाख तक पेनल्टी लगेगी। रेवेन्यू अगर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो 25 लाख की पेनल्टी लगेगी। ये पहली गलती थी। दूसरी पे यहाँ पे आपकी 2 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टी आपके रेवेन्यू के बेसिस पे सेट किया जाएगा कि कितनी लगनी है पेनल्टी। और अगर थर्ड या फोर्थ टाइम भी आप सर्विलियंस लैप्स होता है, फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हो, फिर भी आप सुपरवाइज नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी पेनल्टी 4 लाख से 1 करोड़ तक लग सकती है। डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू कितना है, आपका जो रेवेन्यू है वो कितना है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कितनी पेनल्टी लगनी है। क्लियर? सो ये 2 टॉपिक हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द टॉपिक ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इनको कंटिन्यू करेंगे, विल कंप्लीट दिस एंड इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट करके ही अभी मैं आप लोगों को ये कंप्लीट कराऊंगी। आप लोग 1 गो में पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में सोशल इश्यूज भी अभी रीस्टार्ट कर दिया गया है, जो अभी तक नहीं चल रहा था। सो विल डू सोशल इश्यूज ऑल्सो, और साथ साथ में मैं आपके आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड 1-2 सब्जेक्ट और यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी। एग्रीकल्चर वगैरह के रिगार्डिंग भी मैगजीन है, सो दैट यू कैन कवर दैट ऑल्सो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, आप सारी मैगजीन्स को कवर कर सके।
So yeah, that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the further topics.